ऑब्वियसली पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहां से आपके 2 पॉइंट क्लियर हुए, फील्ड सिस्टम और आर्मेचर कोर। ठीक है जी। अब यहां से आप देखिए, आपने ये जो देखा था, ये क्या देखा था, आर्मेचर। आर्मेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के साथ कोर लगी हुई होती है, कोर के अंदर की तरफ इस तरीके से कॉपर के वायर लिपटे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, कॉपर के वायर। तो कॉपर के वायर को अब पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग्स में, क्योंकि आर्मेचर कोर ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम इसमें। आर्मेचर कोर यानी रोटर। आर्मेचर कोर के साथ ही एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग को ही 3 नाम से जाना जाता है। उसी को कॉइल बोल दिया जाता है, उसी को कंडक्टर बोलते हैं और उसी को वाइंडिंग बोलते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टर बोलेगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स, पैरेलल पाथ ऑफ कंडक्टर, समझ जाना पैरेलल पाथ ऑफ वाइंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, वाइंडिंग करना है यानी तारों को लपेटना, कुछ भी नई बात नहीं है। कंडक्टर बोले, कोर बोले, वाइंडिंग बोले, कॉइल बोले, एक ही बात है। ठीक है जी। अब ये जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, इसका दूसरा नाम है ड्रम वाइंडिंग। आप देख रहे होंगे ड्रम जैसा पोर्शन बन रहा है, यानी डिजाइन ड्रम जैसा है, सिलेंडर जैसा है, इसलिए इसको ड्रम वाइंडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो ड्रम वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग, यानी पहली लैप वाइंडिंग, और दूसरी वेव वाइंडिंग। इसी का मेन रोल है किसी भी डीसी जनरेटर में या किसी भी मोटर में, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अगर यहां से आप समझ गए तो आप किसी भी जनरेटर का आर्मेचर बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि वहां इन वाइंडिंग्स का मेन रोल होता है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा। ठीक है, आपसे बोला जाए कि 6 रेसिस्टेंस तेरे पास हैं, कितने, 6 रेसिस्टेंस दिए लैप वाइंडिंग वाले को, 6 रेसिस्टेंस दिए वेव वाइंडिंग वाले को, यानी 2 इंजीनियर बैठा दिए, एक वेव वाइंडिंग की साइड बैठा दिया और दूसरा लैप वाइंडिंग की साइड बैठा दिया। 2 इंजीनियर बैठाए, उनसे बोला गया कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन करिए, वाइंडिंग बनाइए, यानी दोनों एक जैसी नहीं, अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग बनाइए, जिसकी बेस्ट लगेगी उसका यूज करेंगे। दोनों इंजीनियर्स को 6 रेसिस्टेंस देके बोला गया कि तुम अपना अपना डिजाइन बनाइए, दोनों वाइंडिंग बनाइए, दोनों कॉइल बनाइए। हमें नहीं पता आप कैसे बनाएंगे, आप अपना दिमाग लगाइए। तो जो लैप वाइंडिंग वाला इंजीनियर है, इसने क्या काम करा, इस लैप वाइंडिंग वाले इंजीनियर ने क्या काम करा, 6 रेसिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया। 2 रेसिस्टेंस सीरीज में यहां लगाए, 2 रेसिस्टेंस सीरीज में यहां लगाए इसने, और 2 यहां लगाए। भाई 2 रेसिस्टेंस ही लगा रहा है ना, और तीनों को एक जगह जोड़ दिया। इस तरीके से तीनों का एक समूह बना दिया। ये बन गई आपकी कॉइल। यानी मोटर में भी आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है, इस पे कुछ इस प्रकार का सर्किट बनाया जाता है। ठीक है जी। तो इसने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, अब ये जो पाथ हैं, यानी एक पाथ, दूसरा पाथ और तीसरा पाथ, कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बनाए लैप वाइंडिंग वाले ने, 3। और ये भाई साहब ये भी कहते हैं कि मैं 4 भी बना सकता हूं, 5 भी बना सकता हूं, 6 भी बना सकता हूं। 6 के 6 रेसिस्टेंस को सीरीज में ना करके मैं पैरेलल में जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग वाला बोलता है कि मैं कॉइल की चौड़ाई बढ़ाऊंगा, लंबाई नहीं। लेकिन ये वेव वाइंडिंग वाला जो बोलता है, ये बोलता है कि मैं कैसे करूंगा डिजाइन को, मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा। तो वेव वाइंडिंग वाले इंजीनियर ने बोला कि मैं तो कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करूंगा, यानी 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा के और 2 ही पैरेलल पाथ बनाऊंगा हमेशा। यानी चाहे जितने भी रेसिस्टेंस आ जाएं, अगर मुझे 50 रेसिस्टेंस कोई दे दे तो 25 रेसिस्टेंस के 2 ही पैरेलल पाथ बनाऊंगा। तो इनसे पूछा गया कि रीजन क्या है, तैने तो 2 पैरेलल पाथ बनाए, केवल 2, और ये बना रहा है 3, और ये बोल रहा है 3 से भी ज्यादा बनाऊंगा लैप वाइंडिंग वाला। तो इन दोनों से पूछा गया, तो इन्होंने ये बताया कि मेरी जो वाइंडिंग है, मेरी वाइंडिंग कहती है कि वाइंडिंग का एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ। अगर किसी भी वाइंडिंग का एरिया बढ़ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस फॉर्मूला R = ρL/A, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस घट जाएगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा लैप वाइंडिंग में। तो जब लैप वाइंडिंग में रेसिस्टेंस कम हो गया तो ऑब्वियसली आप समझ गए, ये जो वाइंडिंग है लैप वाइंडिंग,
स्पेशली करंट के लिए बनाई गई है। जहाँ रेसिस्टेंस कम होता है वो करंट ज़्यादा होता है। तो जिस भी जनरेटर से हमें करंट ज़्यादा पाना होता है वहाँ हम लैप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, और जहाँ हमें वोल्टेज ज़्यादा पाना होता है, करंट मात्रा में ही पाना होता है, तो वहाँ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन यानी R इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए, यानी इस वाइंडिंग का एरिया कम है, लेंथ ज़्यादा है। तो अगर एरिया कम है तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है किसी भी सर्किट का तो वहाँ ऑब्वियसली वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिख लो, इस सर्किट का रेसिस्टेंस ज़्यादा तो ऑब्वियसली इसमें वोल्टेज हाई होगा और करंट लो रहेगा। तो यहाँ हमें ये पता चला, ठीक है। और इस वाली वाइंडिंग में क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में रेसिस्टेंस लो, एरिया ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वोल्टेज लो और करंट हाई। इस तरीके से आप इनको स्टडी करते हैं। कोई भी टीचर कोई भी आपको कॉलेज और स्कूल के अंदर नहीं समझा पाता है इन सारे कॉन्सेप्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट हैं। इनको समझना उतना आसान नहीं है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन पे रिसर्च किया है बहुत ही ज़्यादा, 2 से 3 साल, ठीक है। क्योंकि मैं भी पढ़ा था इनको जब मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने तैयारी किया अच्छे से तब मुझे जाके समझ में आया, ठीक। तो यहाँ से लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच का आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। एक वाइंडिंग में रेसिस्टेंस ज़्यादा रहे, दूसरी में कम रहे। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा किस में रखा जाता है, वेव वाइंडिंग में, और उसके पैरेलल पाथ हमेशा और हमेशा 2 ही रहेंगे। जबकि वेव वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कम रखा जाता है और उसके पैरेलल पाथ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट पैरेलल पाथ हो सकते हैं। अगर 500 रेसिस्टेंस हैं तो वो पता नहीं 100 पैरेलल पाथ बना दे भाई, उस पर लैप वाइंडिंग वाला पैरेलल पाथ पे जोड़ देता है, ठीक है। लेकिन वेव वाइंडिंग वाला सिर्फ 2 पैरेलल पाथ बनाएगा और सीरीज में जोड़ा चले जाएगा, माला बना देगा लंबी सी, लेकिन पैरेलल पाथ 2 ही रखेगा, ठीक है। क्यों रखेगा, क्योंकि उसे वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ से इसकी थ्योरी और लिख लेते हैं। ये तो हुआ इसका क्या, प्रैक्टिकल। अब भाई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी भी आपसे कोई पूछ ले हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग, तो आपको पता है 2 ही होते हैं। वेव वाइंडिंग के पूछेगा, लैप वाइंडिंग के लिए पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पाथ इन लैप वाइंडिंग, तो मोर देन 2, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको कंस्ट्रक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको नोट डाउन करें और मैं रफ करता हूँ फिर यहाँ से। अब यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है लैप वाइंडिंग और ये है वेव वाइंडिंग, ठीक है। आपसे किसी ने बोला कि मैं आपको 10 रेसिस्टेंस देता हूँ, यानी 10 तार देता हूँ, 10 कॉइल देता हूँ और वाइंडिंग बनाइए। तो लैप वाला क्या काम करेगा, लैप वाला क्या काम करेगा, 2-2 भागों में बांट देगा, यानी इस तरीके से 2, फिर से 2, यानी ये क्या काम करता है, ये ज्यादा पैरेलल पाथ बनाता है। यहां भी 2, तो कितने हो गए, 2, 4, 6, 2 और करेगा तो 8 हो जाएंगे, और 2 और करेगा तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी पैरेलल पाथ कितने होंगे, 5 पैरेलल पाथ। और इन सबको एक जगह कनेक्ट कर देगा, इन सबको एक जगह कनेक्ट कर देगा तो एक कॉइल बन जाएगी, यानी इधर से इलेक्ट्रिसिटी दो, इधर से निकालो, ठीक है, एक कॉइल बना दिए। वेव वाइंडिंग वाला क्या काम करेगा, वो थोड़ा चालाक है, वो सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करता, लड़ी बांध के गांठ मार मूर के 2 ही पैरेलल पाथ बनाता है, यानी 5 रेसिस्टेंस को एक जगह लगा दिया, 2, 3, 4, 5 और 5 को एक जगह लगा दिया। यहां से देखिए आप मशीन के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस, यानी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से रिलेटेड पॉइंट्स को। वेव वाइंडिंग रियलिटी में होती क्या है उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए एक बार। इन स्मॉल मशीन, जो छोटी मशीन यानी छोटे जनरेटर और छोटे मोटर जो होते हैं उनमें अलग वाइंडिंग की जाती है और बड़े जो जनरेटर होते हैं उनमें अलग वाइंडिंग की जाती है। भाई देखा होगा आपने, कहीं 3 हॉर्स पावर की मोटर लगी है तो कहीं 15 हॉर्स पावर की लगी है, यानी मोटर भी कई प्रकार की होती है, इतनी भी है, इतनी भी और इतनी बड़ी भी मोटर है, यानी अलग अलग प्रकार के अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है जी। तो छोटी मशीन में करंट कैरिंग कैपेसिटी इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड, यानी छोटी मशीन में करंट की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती, यानी छोटा करंट भी काम कर जाता है, ठीक है। तो सुटेबल वोल्टेज इज नेसेसरी ऑब्टेन्ड, यानी ऐसी जगह वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यानी फिक्स वोल्टेज देना ही देना है उसको जनरेटर को, ठीक है।
तो ऐसी जगह हम वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, इन स्मॉल मशीन जनरली रिक्वायर्ड वेव वाइंडिंग, छोटी मशीनों में वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं क्योंकि वहां करंट की रिक्वायरमेंट नहीं, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे करेंगे, एरिया कम रखेंगे, लेंथ बढ़ जाएगी ऑब्वियसली उस वाइंडिंग की। ये वाइंडिंग होती कहाँ है, ये वाइंडिंग हमेशा कौन सी वाइंडिंग की बात की जा रही है सर, आर्मेचर वाइंडिंग की। यानी ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन आर्मेचर वाइंडिंग का होता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग तो बेचारी शरीफ होती है, वो ऐसे ही लपेटने से काम चल जाता है। मेन रोल है आर्मेचर वाइंडिंग का इसमें, ठीक। पैरेलल पाथ हमेशा 2 ही रखना है, 2 से ज्यादा नहीं या 2 से कम नहीं, हमेशा 2 फिक्स, ठीक है। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा और वोल्टेज हाई मिलेगा, ठीक है जी। दूसरी है आपकी लैप वाइंडिंग इन लार्ज मशीन, जो बड़ी मशीन होती हैं, सुटेबल वोल्टेज इज जनरली ऑब्टेन्ड। बड़ी मशीनों में ऑटोमेटिकली ही वोल्टेज तो मिल जाता है 230 वोल्टेज, लेकिन वहां करंट ड्रॉप आ जाता है, करंट नहीं मिल पाता जितने करंट की जरूरत है। तो ऐसी जगह हम लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं, क्योंकि वहां एरिया बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंस घट जाएगा और करंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, यानी करंट हाई रहता है। तो एरिया बढ़ा के करंट को पा सकते हैं, यानी मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बना दिए जाते हैं उसमें। पैरेलल पाथ सर दिखते तो है नहीं इस आर्मेचर में, वो भैया एक वायरिंग करने का, यानी वायरिंग करने का तरीका है, आप तारों को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स का काम है। आप भी प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपको दिख रहा होगा, वेव वाइंडिंग सीरीज की बात करता है और लैप वाइंडिंग पैरेलल की बात करता है। यहाँ सीरीज में लगते हैं ज्यादा रेसिस्टेंस और सिर्फ 2 पैरेलल पाथ बनाए जाते हैं, यहाँ ज्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, लैप वाइंडिंग कहाँ लगती है, वेव वाइंडिंग कहाँ लगती है। बड़ी मशीनों में हमेशा लैप वाइंडिंग का प्रयोग होता है और छोटी मशीनों में हमेशा वेव वाइंडिंग का प्रयोग होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ, अब नई प्रकार की वाइंडिंग्स आ गई है जिसका नाम है कम्युलेटिंग वाइंडिंग। कम्युलेटिंग वाइंडिंग जनरेटर्स में लैप और वेव दोनों वाइंडिंग का समूह लगाया जाता है, जैसी जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां वैसा कार्य करता है जनरेटर, ठीक है जी। यानी आजकल के जो जनरेटर हैं उनमें कम्युलेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है जी। कम्युलेटिंग कंपाउंड वाले जनरेटर आ गए, कंपाउंडिंग वाइंडिंग का यूज हो रहा है। फिलहाल के आपको लैप वाइंडिंग जनरेटर अलग पढ़ना पड़ेगा, वेव वाइंडिंग जनरेटर अलग पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद आपको कंपाउंडिंग वाले जनरेटर पढ़ा जाएगा फाइनली, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का चल रहा है, ठीक है। आप कह रहे होंगे सर कैसे, सर लैप वाइंडिंग में करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और वेव वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है। कभी भी आप उसकी दुकान पे गए होंगे, जो वेल्डर होता है, जो हम लोहे का कार्य करता है, वेल्डिंग करता रहता है, तो उनका जो जनरेटर होता है वो सिर्फ 110 वोल्ट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी देता है, 90 वोल्ट पे भी काम कर जाता है, वहाँ करंट ज़्यादा होता है। तो वेल्डिंग के लिए हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम और करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ करंट ज़्यादा होता है वहाँ हीट ज़्यादा पैदा होती है, यानी डिसिपेटेड लॉस ज़्यादा होते हैं, I²R लॉसेस। यानी जहाँ हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ हम लैप वाइंडिंग टाइप का जनरेटर यूज़ करेंगे, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम है वहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब हम फिजिक्स को प्रैक्टिकली में लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो विद न्यू चैप्टर विद न्यू टॉपिक्स। और यानी कि फील्ड सिस्टम से रिलेटेड तो सारा समझा दिया था, लेकिन आर्मेचर सिस्टम से रिलेटेड अभी भी 2 पॉइंट रह गए हैं, जिनका नाम है कम्यूटेटर और ब्रूसिस के, उनकी थ्योरी रह गई है, वो हम आपको कल बताएंगे। और कल ही आपको EMF इक्वेशन से भी रूबरू कराएंगे। थैंक यू सो मच अगेन, सी यू अगेन टुमारो।